जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम समझते हैं कक्षा 10 विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर। और आप देख सकते हैं यह बुक जो है बिल्कुल नगीन प्रकाशन की बुक है और हम आप लोगों को इसमें से जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब कुछ आप लोगों को बारी बारी से डिटेल से बताते रहेंगे। और हमने ये बुक एक किसी लड़के से लिया है जिसका नाम भी आप देख सकते हैं शोभित कुमार है। और इस बुक में मैं आप लोगों को नगीन प्रकाशन से ही अब मैं आप लोगों को सारे न्यूमेरिकल और जितनी भी परिभाषाएं सब नगीन प्रकाशन से ही कंप्लीट करवाऊंगा। तो इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए समझते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्राकृतिक घटनाएं यानी इकाई 3 में प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाओं में जो पहला चैप्टर है आप लोगों का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन का मतलब क्या होता है और अपवर्तन का मतलब क्या होता है उसको हम बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश हमारा क्या होता है? ऐसा विकिरण जिससे हमें जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। ऐसा विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें मिस्टेक लिखा, मैं अपनी तरीके से भाषा बता रहा हूँ, आप लोग लिख लेना अपनी बुक में, सॉरी कॉपी में। ऐसा विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। ऐसा विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। अब आपको पता है प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाता है परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। प्रकाश हमें वस्तुओं को तो दिखाता है लेकिन स्वयं नहीं दिखता। अब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती? 3900 एंगस्ट्रॉम यानी 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। अब यहाँ पे समझ लीजिए प्रकाश की चाल जो है वो कितनी होती? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो 3 × 10⁸ मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हल करेंगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे हम समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं आप लोगों को सारा सब कुछ इम्पोर्टेंट ही बताऊंगा, बकवास की कोई भी चीज़ नहीं बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाली ना हो। और आप लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, ठीक है। और आप लोग विश्वास रखिए कि हम आपका एक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक एक हेडिंग और एक एक न्यूमेरिकल इस बुक से हम कंप्लीट कर देंगे। आप लोगों को विश्वास रखना होगा तभी मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा। और आप लोग वीडियो पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप स्टडी प्लस फरदान चैनल से पढ़कर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो हम समझते हैं आगे का टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। अब आप सामने नहीं है, मैं आप लोगों को सामने कैसे बता सकता हूँ, ठीक है। तो ध्यान समझना, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकरा कर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब जो प्रकाश आप लोगों ने इस तरीके से बुक पे डाला और जो प्रकाश टकरा कर वापस चला जाता उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आगे इसमें समझते हैं, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कोई आपतित किरण, यहाँ पर से आपतित किरण पड़ी एक चिकने तल पे मतलब मिरर पे पड़ी और कुछ भाग देखिए परावर्तित होकर सी में मिला गया और कुछ बिल्कुल सीधा हो गया अभिलंब। तो जो किरण आती है, आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण और जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। और जो सीधी रेखा बिल्कुल ऊपर चली जाए उससे कहते हैं अभिलंब। और जो आने वाला कोण होता है वो आपतन कोण। ध्यान समझिए, आपतन कोण और जाने का कोण क्या होता है? परावर्तन कोण। और ये आपका क्या है? दर्पण है। ये क्या है आपका? दर्पण। फिर आगे परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे टिक लगे हैं, मैंने लड़के से किताब ली है तो टिक लगे हैं बेटा, हम इसके बारे में आपको नहीं ही बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ मेरा ही पढ़ाया हुआ है। परावर्तन के नियम,
तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती। आप देख सकते हैं चित्र में, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर अगला जो कोण है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। अब यहाँ पर हम एक पॉइंट आपको लिखकर बता रहे हैं। आपतन कोण होता है I और परावर्तन कोण होता है R। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R। तो कोण I बराबर कोण R। अब I का मतलब क्या होता है? एंट्रेंस। एंट्रेंस मतलब प्रवेश किया। जो भी किरण प्रवेश करती है उसको एंट्रेंस कहते हैं, और जो रिटर्न वापस चली जाती है उसको कहते हैं रिटर्न। रिटर्न मीन्स होता है वापस जाना। तो एंट्रेंस किया और मतलब रिटर्न, दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। ये भी आप लोग, प्रकाश की किरणों की उत्क्रमणितियां कभी नहीं आती। प्रतिबिंब देखते हैं। तो प्रतिबिंब क्या हमारा है? प्रतिबिंब, जब हम, एक बात और समझ लीजिए, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को दूसरे को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान किरणें जा रही हैं और दूसरे स्थान से पहले स्थान पर किरणें आ रही हैं, इस स्थिति को हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। आप अपनी कॉपी में लिखते रहना, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में समझिए। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ लीजिए वापस से, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। फिर अगला पॉइंट क्या है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में समझिए। यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इसका फोटो लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब का फोटो लिया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में समझ लीजिए, आप लोगों के गांव में पर्दे वगैरह जो चलते हैं, एक बिंदु से किरणें निकलती हैं और अनेक बिंदुओं पर इस तरीके से यहाँ से किरणें निकली और ऐसे ऐसे जाकर पर्दे पर जो मिल जाती हैं, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जो आप लोग फोटो खिंचवाने जाते हैं, तो फोटो में आप लोग यहाँ पे खड़े हैं और फोटोग्राफर यहाँ से फोटो खींचता है, तो वो जो फोटो खींचता है वो आभासी होता है और जो पर्दे पर प्रतिबिंब लिया जाए वो वास्तविक होता है। इतना ध्यान रखना आप। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। इसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, दूसरा तल परावर्तक तल होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल तथा उत्तल। अवतल दर्पण कनकेव होता है और उत्तल दर्पण कन्वेक्स होता है। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता क्या है इसके बारे में भी समझ लीजिए। अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का भीतरी तल परावर्तक तल होता है। फिर आगे आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का बाहरी तल परावर्तक तल होता है। जैसे देख लीजिए, बाहरी तल क्या होता है? परावर्तक जहाँ पे एक कलई होती है वो बाहरी तल है, और आपका जो भीतरी तल है वो क्या है?
मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष भीतरी की तरफ होता है, भीतर से मुख्य अक्ष आता है, और परावर्तक तल जो होता है वो बाहर से होता है, जिसमें कलई किया गया तल। ये परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं, ये भी आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है बहुत अच्छी तरीके से, ये पूछा भी जाता है। और अब चित्र वगैरह बहुत कम आते हैं, नहीं पूछे जाते हैं पेपर में आपके, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आप लोग जरूर ध्यान रखना। गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं, तो गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं, एक तो वक्रता केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में पूछी जाएंगी। उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को, मतलब गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है, जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यह अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर तथा उत्तल दर्पण में परावर्तक तल की दूसरी ओर होता है। बिंदु C दर्पण का वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। जैसे समझ लीजिए, वक्रता केंद्र मतलब सेंटर जो है वो कहाँ पे होता है, बिल्कुल बीचों बीच में होता है। फिर वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या आखिर क्या होती है, जिसका गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, मतलब जिसका कोई एक भाग है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला ध्रुव, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मतलब मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देख लीजिए, दर्पण का ध्रुव जो बीचों बीच में बिल्कुल परावर्तक तल का मध्य भाग जो होता है उसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जैसे P। फिर आगे आपके आने वाली बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है रेखाएं, ये आप लोग एक और पढ़ लीजिए। मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट है, देखिए एक और ये परिभाषा है फोकस दूरी। फोकस दूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखना। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये आपका यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, ये जो एग्जाम में पूछा जाता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध इतना ही याद रखना, F बराबर R/2। F आपकी फोकस दूरी, R आपकी त्रिज्या और 2 आपका सूत्र है, तो F बराबर R/2, यही ध्यान रखना, बस ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है संबंध। और ये चित्र के चक्कर में भी आप मत पढ़ना, चित्र आपके पेपर में नहीं पूछे जाते हैं ज्यादा। अगला पॉइंट, ये दर्पणों का बनना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ये सारणी ध्यान रखना है एक चीज, ये सारणी क्या है, दर्पणों द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। इसको मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ा दे रहा हूं। कहा, दर्पणों द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण के लिए समझ लीजिए, जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस तल में बनेगा। कहाँ बनेगा? जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस तल में बनेगा। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा। अगला पॉइंट है, जब वस्तु कहाँ पे होगी? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच होगी तो आपके प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के बीच में होगी। वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब की स्थिति यही होगी, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। तीसरा पॉइंट है वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी वक्रता केंद्र पर होगी और आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक,
उल्टा आकार में वस्तु के बराबर। जब वस्तु कहीं पे होगी, वक्रता केंद्र पर होगी, तो उसकी प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। और प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक उल्टा आकार में वस्तु के बराबर। फिर अगला, फोकस F तथा वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु होगी तो वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। फिर जब प्रतिबिंब फोकस दूरी पर होगी, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? फोकस F पर, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, और वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा। फिर दर्पण के ध्रुव P पर तथा फोकस के बीच में होगी तो दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा तथा सीधा बनेगा। इतना आप ध्यान रखना। और उत्तल दर्पण के लिए समझ लीजिए आप, उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए उत्तल दर्पण में कैसी भी स्थिति हो, आपका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे व फोकस के बीच बनेगा, आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। बस इतने ही आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। और आगे जितने इम्पोर्टेंट होंगे न्यूमेरिकल लगाने वाले, वह मैं आप लोगों को अपनी कॉपी पे लिख के बता दूंगा। फिर ये पूछा है गोलीय दर्पण के लिए U, V तथा M में संबंध बहुत कम पूछा जाता पेपर में आप लोगों के, तो हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। तो इतना अगर याद पूछा जाए तो 1 नंबर में पूछा जाएगा। तो बस ये ध्यान रखना, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। दर्पण के लिए 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F। और उत्तल दर्पण के लिए भी यही होगा, 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F। और इसमें नहीं पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये ध्यान रखना। संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु। संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, उन 2 बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। 2 बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिसमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, उसे संयुग्मी फोकस कहते हैं। या ध्यान रखना, O तथा I संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु हैं। ये आप ध्यान रखना, थोड़ा सा अपनी कॉपी में नोट कर लेना। आगे देखते हैं, आगे रेखीय आवर्धन के बारे में। वैसे आप लोगों के लिए एग्जाम में हट चुका है रेखीय आवर्धन के बारे में, तो आवर्धन लेकिन हम बताए दे रहे फिर भी आप लोगों को। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे M से प्रदर्शित करते हैं जबकि दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हों। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब इसका सूत्र क्या होता? रेखीय आवर्धन दर्पण के लिए ध्यान रखना, जब दर्पण कोई सा दर्पण हो तो रेखीय आवर्धन का सूत्र होगा M बराबर -V/U। M बराबर -V/U, यही आपका है रेखीय आवर्धन। दर्पण में -V/U लगेगा और लेंस में जब दर्पण आएगा आवर्धन आएगा तो आपका केवल V/U ही रहेगा, बस और कुछ नहीं रहेगा। आगे समझते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग आपको टीचर ने अभी पढ़ाया भी होगा, तो अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या होते हैं उसके बारे में समझ लीजिए। पहला जो है, दाढ़ी बनाने वाले शीशे के काम में आता है। पहला ध्यान रखना, दाढ़ी बनाने वाले शीशे के काम में आता है, अपनी तरफ से लिख लेना। फिर अगला जो है, आँख, दांत, नाक, गले इत्यादि में डालते हैं जिससे ये अंग भली भांति प्रकाशित हो जाते हैं। ये डॉक्टर के काम में आता है, जो आँख, दांत, नाक, गले इत्यादि में डाले जाते हैं, इससे ये अंग भली भांति प्रकाशित हो जाते हैं। अगला जो अवतल दर्पण का उपयोग होता है, टेबल लैंपों के शेडो में किया जाता है। किसमें किया जाता है? टेबल लैंपों के शेडो में किया जाता है। अगला उपयोग मोटर कारों, रेलवे इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में किया जाता है।
यानी सर्च लाइट, हेडलाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। अब उत्तल दर्पण के प्रयोग देख लेते हैं। ज्यादा कुछ याद मत करना बकवास, आप इम्पोर्टेंट याद करना जो आपके जरूरी है आपके लिए। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे लैंपों के ऊपर किया जाता है, यानी गली बाजारों में लगे लैंपों में किया जाता है। अगला पॉइंट होता है उत्तल दर्पण मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास लगा रहता है। इससे ड्राइवर पीछे से सड़क पर आने वाले सभी व्यक्तियों तथा गाड़ियों के प्रतिबिंब को देख सकता है। बस यही 2 ही पॉइंट हैं, आप ध्यान रखना, और आगे हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। और आप लोगों की अगली वीडियो जल्द ही आएगी। हम कोशिश करेंगे प्रतिदिन आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाई जाए और आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें। और अगले वीडियो में, ये आपका पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में हम आप लोगों को इसमें की जितनी भी परिभाषाएं बची हैं ये सभी कंप्लीट कर देंगे। और नेक्स्ट जो पार्ट 3 होगा उसमें हम आप लोगों को न्यूमेरिकल लगवाएंगे, यानी आंकिक प्रश्न जितने भी होंगे हम आप लोगों को एक एक करके लगवाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आई होप ये सभी आप लोगों को समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।